हैं? बोलिए, और कुछ पता था? कल जो हम लोग भेजे थे, एक बार देख लें उसको। इसमें डेंसिटी हम लोग को बताना था। नहीं, तो डेंसिटी में बहुत सिंपल है। ऊपर से नीचे आते हैं तो घनत्व का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। नहीं, क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो मास हम लोग क्या होता है? बढ़ता है। तो मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे आने पर वॉल्यूम भी बढ़ता है, यानी परमाणु का आकार बढ़ता है, लेकिन मास के सापेक्ष में जो वॉल्यूम बढ़ता है उसका बढ़ने का रेट क्या होता है? कम होता है। इसीलिए जनरली क्या होता है? डेंसिटी बढ़ता है। फिर इसमें दिया था एक एलोट्रोपिज्म, नहीं अपरूपता। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो एलोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? एक ही तत्व जब अलग अलग रूपों में पाया जाता है तो उसी को अपरूपता कहते हैं। नहीं, जैसे कार्बन के लिए आप बोलते हो ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं ना, सेम वैसे ही ध्यान रखना है कि जो फास्फोरस है, नहीं ये भी हम लोगों का इसका भी अपरूप पाया जाता है। यानी फास्फोरस आपको येलो फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, बस में स्कारलेट फास्फोरस, इस तरह से फास्फोरस आपका पाया जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो एलोट्रोपिज्म का जो गुण है, अपरूपता का जो गुण है, वो कौन दिखाता है? फास्फोरस ज्यादातर दिखाता है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। नहीं, अगला पॉइंट अब हम लोग देखें उसमें क्या दिया हुआ है। ये भी स्टार्ट होने से पहले एक बार हैंग लेता है। चल देखा जाए। अगला पॉइंट हम लोग का इसमें दिया हुआ है परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में हम लोग को देखना है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखो तो यहां पर दिया हुआ है नाइट्रोजन, हम लोग ग्रुप 5 में पढ़ रहे हैं, नहीं तो था हम लोग का ना पसंद ऐसे सब बिस्किट, ठीक है। तो नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या देख लो कितना दिया हुआ? 70। नहीं, ये सब पिकोमीटर में रहता है। क्या चीज में रहता है? पिकोमीटर। और एक पिकोमीटर बराबर आप जानते हैं, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का दिया हुआ है 70 पिकोमीटर, फास्फोरस का 110, आर्सेनिक का 121, एसबी का 141 और बिस्मथ का 148। नहीं, तो ये वैल्यू आपको याद नहीं करना है, नहीं ये वैल्यू आपको सिर्फ फिल करने के लिए बताया गया जिसको आप ध्यान देंगे। देखो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो यहाँ पर देखो 70 से कितना हुआ है? 110। तो कितना का अंतर है? 40 का, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग का देखा है तो परमाणु त्रिज्या जो है वो ज्यादा मात्रा से बढ़ रहा है। कितनी मात्रा से बढ़ रहा है? ज्यादा मात्रा से बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ आ जाओ, 121 से 141 कितना का अंतर है? 20 का। यहाँ पे आ जाओ 141 से 148 कितना का अंतर है? 4 का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ जो वृद्धि हो रही है परमाणु त्रिज्या में वो क्या हो रही है? बहुत कम की वृद्धि हो रही है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जब आते हैं तो परमाणु त्रिज्या तेजी से एकाएक बढ़ता है, बढ़ता है ना? नहीं, और जैसे ही हम लोग आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ पे आते हैं तो ये जो परमाणु त्रिज्या के बढ़ने का क्रम है, नहीं बढ़ अभी भी रहा है, अभी भी बढ़ ही रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बढ़ने का जो क्रम है वो क्या हो गया? स्लो हो गया, यानी कि कम हो गया। यहाँ पर अगर हम दो परमाणुओं के बीच का अंतर अगर निकाल रहे हैं तो इसके सापेक्ष में क्या आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। नहीं, यहाँ पर देख रहे हो 40, यहाँ पर सीधे 20, यहाँ पर अब 7 आ गया, तो बहुत कम का डिफरेंस हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दो। अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ, इनको लिखते हैं तो नाइट्रोजन के पास कक्षों की संख्या 2 होती है, फास्फोरस के पास कक्षों की संख्या 3 होती है, आर्सेनिक के पास कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, एसबी के पास कक्षों की संख्या 5 होती है और बिस्मथ के पास कक्षों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 और 1 6 ये होती है। तो आप क्या देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कक्षों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ भी रहा है,
नहीं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं परमाणु का आकार बढ़ रहा है। नाइट्रोजन के पास 2 कक्ष था, इसके पास 3 कक्ष हो गया, इसके पास 4 कक्ष हो गया, इसके पास 5 कक्ष हो गया, इसके पास 6 कक्ष हो गया। तो जैसे जैसे कक्षों की संख्या बढ़ती है परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ भी परमाणु का आकार बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि कक्षों की संख्या बढ़ती है। बोलो दिक्कत है इतना में? ठीक है, अब आते हैं इन कारण पर। यहां से लिख रहा है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक परमाणु त्रिज्या में बढ़ाव ज्यादा होता है। नहीं, हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ये बोल रहा है कि जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस तक आ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या में जो बढ़ाव हो रहा है वो बढ़ाव क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब इसको समझने से पहले एक पॉइंट थोड़ा समझ लें। देखिए, जब हम डी ब्लॉक आपको पढ़ाए थे तो एक इफेक्ट पढ़ाए थे, परिरक्षण प्रभाव, जिसको हम लोग कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग का एक इफेक्ट होता है, बस थोड़ा समझ लें, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल हम नहीं कर रहे हैं। परिरक्षण प्रभाव ध्यान रखना है, ठीक है। तो परिरक्षण प्रभाव जो होता है हम लोग का, ये क्या होता है, इसी को आप सील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, SHIELDING। सील्डिंग इफेक्ट। समझा जाए? यहां से हम ध्यान दें तो सील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, ठीक है। सील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगाते हैं। नहीं, तो ये जो विकर्षण बल अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग ऐसे ले लिए, इस तरह से आपको दिया गया, ठीक है। तो ये आपके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, नहीं, और इधर आपका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी माइनस चार्ज, इस पर भी माइनस चार्ज। अब ये इस पर विकर्षण बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो ये जो विकर्षण बल, यहाँ जो हम लोग विकर्षण बल लगा रहे हैं जिसको रिपल्सिव फोर्स भी आप कहते हैं, यहाँ जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसी रिपल्सिव फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसका नाम सील्डिंग क्यों पड़ा, नहीं, सील्ड का मतलब ऐसा लग रहा है कि यह नाम है, देख रहे हो, परिरक्षण यानी रक्षा करे, बस मेरा है, ठीक है। तो क्या रक्षा करे, थोड़ा ध्यान दो। होता क्या है कि जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल लगाते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जब बाहरी इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाते हैं, विकर्षण बल लगाते हैं, नहीं, तो होता क्या है, नाभिक, ये नाभिक है, नाभिक और बाहरी कक्ष के बीच का जो आकर्षण बल है वो घट जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर विकर्षण बल लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएगा, नहीं, तो नाभिक से बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी। जब दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा कि घटेगा, आकर्षण बल घटेगा। तो याद रखना है कि सील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, घटता है। अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल क्या होता है, घटता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको ऐसा कहा जाता है कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये चाहते हैं कि नाभिक का सारा आकर्षण बल इन पर लगे। ये क्या चाहते हैं कि नाभिक का सारा आकर्षण बल क्या लगे, इन पर लगे, इन लोगों पर, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चाहते हैं कि नाभिक का आकर्षण बल हम पर लगे, नहीं, वो नाभिक के आकर्षण बल को बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर लगने देना नहीं चाहते हैं। नहीं, तो इसको बुक में ऐसे लिखता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से बचाते हैं। समझ रहे हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से बचाते हैं। देखिए कितना ये अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बचना चाहता है, हर चाहता है कि नाभिक से ज्यादा हम आकर्षित रहें, नहीं। तो यहां पे कहा क्या जाता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यानी कोर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के आकर्षण बल से परिरक्षित करते हैं, बचाते हैं। नहीं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के इसी प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं।
बुझा रहा है? नहीं, तो हम लोग क्या कहा जा रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक के आकर्षण बल से, यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आकर्षण बल से बचाते हैं। नहीं, आकर्षण बल से बचाते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के इसी प्रभाव को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के इसी प्रभाव को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, ध्यान रखना है। अब यहां से ध्यान रखना है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन पे विकर्षण बल लगा रहा है, इसमें माइनस है। अच्छा, क्या बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे विकर्षण बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलिए, नहीं लगाएगा। नहीं, ये विकर्षण बल नहीं लगाएगा, इसको न्यूक्लियस में चिपकना है। नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मार रहा है, लेकिन कह रहा है कि देखिए गलत हो रहा है। नहीं, हमको नहीं बचना है उसके आकर्षण बल से, हमको उसके आकर्षण बल में रहना है। अगर साइड होइए ना, ये नजदीक जाना चाहेगा। बस में आ रहा है? तो याद रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस चार्ज होने के बावजूद भी यहाँ बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर विकर्षण बल नहीं लगाता है, ध्यान रखना है। यानी याद रहे कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर परिरक्षण प्रभाव नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है। ये उन पर परिरक्षण प्रभाव नहीं लगा सकते हैं। परिरक्षण का मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, नहीं, ये कोई रक्षण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाद कोई है क्या? नहीं। परिरक्षण का मतलब क्या? नाभिक के आकर्षण बल से बचाना। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल लगने से रोक सकता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर सकता, ये तो बाहर है। नहीं, तो ये कोई क्या कहते हैं, ये कोई रक्षण, कोई सुरक्षा कवच उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर है। बस में आ रहा है? और ये लोग कहाँ हैं? अंदर हैं। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन घेराबंदी कर सकते हैं, बस में आ रहा है, ताकि नाभिक का आकर्षण बल, नाभिक आपको दिखाइए मत दे, नहीं, नाभिक का आकर्षण बल पर नहीं लगे। तो ये रक्षण प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, एक सुरक्षा कवच बना सकता है, क्योंकि अंदर है, नाभिक के नजदीक है। नहीं, लेकिन जो नाभिक के सबसे बाहर है, ये क्या कोई किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सुरक्षा कवच बना सकता है क्या? नहीं। ध्यान रखना है, ये चाहेगा कि हम इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से रोक लें, तो क्या रोक लेगा? नहीं। ध्यान रखना, ये बाहर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बाहरी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर कोई भी परिरक्षण प्रभाव नहीं लगाते हैं। इस बात में दिक्कत है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो परिरक्षण प्रभाव होता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा कौन लगाता है? एस। नहीं, एस जो होता है, एस कक्षक जो होता है, वो सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है। तो अब कौन लगाता है? पी। उससे खराब कौन? डी। और सबसे खराब कौन? एफ। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एस का जो आकार होता है वो स्फेरिकल होता है। एस का आकार कैसा होता है? स्फेरिकल। तो नाभिक को बड़ा अच्छा से ये ढकता है। अगर एस को देखा जाए तो एस का आकार गोलाकार होता है, तो वो नाभिक को बड़ी अच्छे तरीके से स्फेरिकल, गोलाकार, गेंद की तरह, नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है। बस में आ रहा है ना? नहीं, तो एस के इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी सबसे स्ट्रॉन्गर विकर्षण बल लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा कवच बनाते हैं। अगर अच्छा कवच बनाएंगे, नहीं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जल्दी नाभिक के आकर्षण बल में नहीं आएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो एस के इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं। उसके बाद कौन? पी के इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, तो जैसे जैसे कक्षक का आकार बढ़ता जाएगा, उसका परिरक्षण प्रभाव कमजोर होता जाएगा।
उसका परीक्षण प्रभाव क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। तो एस से बड़ा किसका होता है, पी का डम्बेल, नहीं डी का डबल डम्बेल, एफ का लोटस शेप्ड, ध्यान रखना है कमल के फूल की तरह, नहीं। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आकृति बढ़ता जाएगा कक्षक का, उसका प्रोडक्शन प्रभाव क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। बस मेरा है, एस का एक तो आकार स्फेरिकल होता है और एस का आकार छोटा होता है, नहीं तो छोटा होगा तो नाभिक ज्यादा नजदीक रहेगा, नहीं तो नाभिक को बात अपना सुनाता रहेगा, किसी और को उसका आकर्षण जल्दी नहीं आने देगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर ध्यान रखना है, अगर आप किसी परमाणु का विन्यास लिखते हैं, नहीं अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन अगर कौन रहे, एस रहे, तो समझ जाओ कि एस सबसे अच्छा परीक्षण प्रभाव लगाएगा, यानी सबसे ज्यादा विकर्षण बल लगाएगा। तो अगर विकर्षण बल ज्यादा होगा तो परमाणु का आकार बड़ा होगा, नहीं। और अगर प्रोडक्शन प्रभाव, परीक्षण प्रभाव मतलब विकर्षण बल, अगर विकर्षण बल कमजोर होगा तो परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरी बात समझ आ रही है। नहीं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विकर्षण बल लगा रहा है, अगर ये विकर्षण बल समझो, अगर ये विकर्षण बल हम बोले कि देखो बाबू एस के इलेक्ट्रॉन है, इसके द्वारा विकर्षण बल लगाया जा रहा है, नहीं तो ये विकर्षण बल एस का इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो एस अगर यहां पर है तो इसके द्वारा यहां पर लगाया गया विकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा, मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना है। तो अगर विकर्षण बल भाई मैक्सिमम होगा तो ज्यादा धक्का मारेगा, अगर ज्यादा धक्का मारेगा तो न्यूक्लियस का जो आकर्षण बल इस पर लगता था, क्या वो आकर्षण बल उस पर उतना मजबूत लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, नहीं। तो एक तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि विकर्षण बल ज्यादा, साथ साथ ये नाभिक को बहुत अच्छे तरीके से ढक लेगा, नहीं तो जो बहुत अच्छे तरीके से ढक लेगा तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का और इस नाभिक के बीच में आकर्षण बल मजबूत होगा, अगर आकर्षण बल मजबूत नहीं होगा तो क्या ये नजदीक आएगा, नहीं आएगा, ये क्या होगा, फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, नहीं तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर एस इलेक्ट्रॉन है तो सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएगा, और यहां पर विकर्षण मैक्सिमम मानते हैं, और विकर्षण मैक्सिमम तो आकार क्या, आकार बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना है, आकार ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसमें समझ में आया, चलिए अब बैक आइए, अब इस बात को समझिए। यहां से देखा जाए, बोल रहा है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक परमाणु त्रिज्या में बढ़ाव ज्यादा होता है, नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, नहीं इसका कारण क्या है, तो एक कारण तो सामने दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास कक्षों की संख्या कितनी है, 2, और फास्फोरस पास कितनी है, 3, तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार बढ़ेगा, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण देखा है तो लिखा हुआ है अंदर वाले कक्षों के एस तथा पी उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रबल प्रोडक्शन प्रभाव लगाया जाता है, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो कौन है, एस के इलेक्ट्रॉन और पी के इलेक्ट्रॉन। आप लिखते हैं ना 1s2, 2s2 और 2p3 लिखते हैं ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन का था सब। तो इस बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोडक्शन प्रभाव कौन लगा रहा है, एस के इलेक्ट्रॉन। तो एस के इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन प्रभाव क्या होता है, ज्यादा होता है, बस में आ रहा है। तो अगर इनका प्रोडक्शन प्रभाव ज्यादा होगा तो इसका आकार क्या होगा, भागेगा। इसमें भी लिखोगे तो कौन आएंगे, एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नहीं तो जब एस और पी के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनका प्रोडक्शन प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रोडक्शन प्रभाव ज्यादा तो आकार भी ज्यादा, नहीं तो देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन आए, फास्फोरस आए तो आकार बहुत तेजी से भागा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन, एक तो कक्षों की संख्या बढ़ गई पहला, दूसरा यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रभाव लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, एस और पी का इलेक्ट्रॉन। तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा लगाया गया प्रोडक्शन प्रभाव ज्यादा, यानी विकर्षण बल ज्यादा, विकर्षण बल ज्यादा तो आकार भी ज्यादा, इसीलिए आकार तेजी से भागा है, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, देख लो अंदर वाले कक्षों के एस तथा पी उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रबल प्रोडक्शन प्रभाव लगाया जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या, नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, घट जाता है, नहीं अब घट जाएगा तो परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ जाता है। इतना में दिक्कत है। चलो अब जैसे ही तुम आर्सेनिक, एसबी और बिस्मथ में तुम आओगे, इनका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में अब डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कौन आएंगे, डी, नहीं डी के इलेक्ट्रॉन्स, एफ के इलेक्ट्रॉन्स इसमें से आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे अब डी के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रोडक्शन प्रभाव आएगा तो क्या डी के इलेक्ट्रॉन अच्छा प्रोडक्शन प्रभाव लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। एफ के इलेक्ट्रॉन अच्छा प्रोडक्शन प्रभाव लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो अगर डी और एफ, यहां से अब डी में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा, नहीं यहां से हम लोग का डी में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा, इसमें डी और एफ दोनों में जाएगा, यहां भी डी और एफ दोनों में जाएगा। तो जैसे जैसे
अब इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाना शुरू हो जाएगा। डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो प्रोडक्शन प्रभाव लगाया जाता है वो कमजोर लगाया जाता है। तो अगर विकर्षण बल कमजोर तो निश्चित रूप से नाभिक और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल ज्यादा, तो आकर्षण बल ज्यादा तो परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होने लगेगा। नहीं तो कक्षों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए, नहीं, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर पड़ गया, इसलिए जितना आकार तेजी से बढ़ना चाहिए उतना तेजी से नहीं बढ़ता है। हम लोगों का बढ़ता है लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ता है। ये बुझा रहा है कि पूरा बुझाए घचपच हो गया है? ये ध्यान रखना होगा, बस में आ रहा है। तो ये 11th में हम लोग पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं तो उसी में स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है। चलिए, तो 11th में तो हम लोग बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस रहते हैं। देखा जाए, पढ़ लें। लिखा हुआ है आर्सेनिक से बिस्मथ तक परमाणु त्रिज्या में बढ़ाव बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि कारण क्या लिखा हुआ है, इनके केस में इलेक्ट्रॉन्स डी तथा एफ उपकक्ष में भरना शुरू कर देते हैं और हम जानते हैं कि डी तथा एफ उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया प्रोडक्शन प्रभाव बहुत ही कमजोर होता है। तो प्रोडक्शन प्रभाव कमजोर तो प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या, नाभिक तथा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल ज्यादा, नहीं तो वही तो लिख रहा है। इसी कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है जो नए कक्ष के जुड़ने से होने वाले प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देता है। नहीं तो नया कक्ष जो जुड़ा था वो चाहता कि परमाणु का आकार बड़ा हो जाए, नहीं, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर पड़ गया इसलिए आकार थोड़ा घट गया। तो जितना तेजी से बढ़ना चाहिए था उतना तेजी से नहीं बढ़ा। ठीक है, समझ में आया तो वो ठीक है, नहीं आया तो वो कोनो बात नहीं। देखा जाए आयनन एंथैल्पी, ठीक है, मतलब हम कोशिश किए अपना कि आपको समझ में आए, बस में आ रहा है। आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप समझिएगा अपना। आयनन एंथैल्पी, हाँ, कहा है कि आप लोगों को समझ में आता है तब भी आप लोग मुड़ डलाते हैं, नहीं समझ आता तो वो मुड़ डलाते हैं, बस में आ रहा है। क्वेश्चन एराइज कम होता है आप लोग के यहाँ तरफ से। चलिए, आयनन एंथैल्पी, ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी के बारे में पहले से आप जानते हैं, नहीं। आयनन एंथैल्पी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नाभिक यहाँ दिया गया, ये परमाणु आपको दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, आकर्षण। नाभिक पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मान लो कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। तो किसी भी गैसीय परमाणु, कोई भी अगर अकेला गैसीय परमाणु है, ध्यान रखना है, तो किसी भी अकेले गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। दिक्कत है, नहीं तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यही जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसी ऊर्जा क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहिए चाहे आयनन एंथैल्पी कहिए। बोलिए, दिक्कत है? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये परमाणु आपका गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग को देखो यहां से, तो आयनन ऊर्जा का मान दिया हुआ है, मान याद नहीं करना है, नहीं, आपको बस ध्यान रखना है। तो एक चीज कंसीडर करो कि मान लो कि ये परमाणु आपको दिया गया, इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलो, अब यहां पर हम एक परमाणु का फोटो बनाते हैं, देखो, ठीक है। ये परमाणु जो हम फोटो बनाए थे इसके पास कक्ष कय गो था, एगो, और ये जो परमाणु बनाए थे कक्ष कय गो है, 3 गो। तो आकार इसके सापेक्ष में इसका आकार क्या है, बड़ा है। तो ये बताओ यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। शॉर्ट तो खत्म हो गया ना जी, ये छठे का ना गाना है। उसी टाइप का लय है, अब भले कुछ और गा रहा हो लेकिन लय उसी टाइप का है, देखा जाए। तो हम यहां से ये बोल रहे हैं कि देखो यहां पर आकार क्या हो गया, बढ़ गया। अब आकार बढ़ गया तो यहां नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहां पर भी ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, और यहां पर ऊर्जा क्या लगेगी,
ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो आयनन एंथैल्पी है या आयनन एनर्जी जो है ये परमाणु के आकार पर निर्भर करता है, साइज ऑफ एटम पर क्या करता है, डिपेंड करता है नहीं। अब जिस एटम का साइज बड़ा उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम, तो ऊर्जा मतलब आयनन ऊर्जा नहीं। तो साइज अगर बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, और अगर साइज छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी तो साइज आप पढ़े थे अभी कि नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा, उससे बड़ा फास्फोरस, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ज्यादा बढ़ता है कम बढ़ता है उससे मतलब नहीं है, बढ़ता तो है ना भाई, नहीं। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो परमाणु का आकार अगर बढ़ रहा है तो आईपी का मान यानी आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वही तो लिखा हुआ है, देख लो आयनन ऊर्जा का मान घट रहा है 1402, इसका और कम हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पास कक्ष संख्या 2, इसके पास 3, इसके पास 4। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान घट रहा है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड का, ध्यान रखना है। नहीं, आपको ये सब नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में, नहीं कि भाई ग्रुप 5A में आयनन ऊर्जा का मान घटता है, कारण बताएं, बस मेरा। तो आयनन ऊर्जा का मान क्यों घटता है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो आकर्षण बल घटेगा, आकर्षण बल घटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा देना पड़ेगा, कम ऊर्जा देना पड़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, क्योंकि आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ऊर्जा। बोलो दिक्कत है। आयनन एनर्जी रेगुलरली डिक्रीजेज, यानी कि लगातार घटता जा रहा है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। परेशानी है, चलिए आगे बढ़िए। अगला दिया हुआ है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये नाभिक है और ये आपको कोई परमाणु दिया गया, इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 1 गो 2 गो 3 गो, नहीं ऐसे ही मान लेते हैं कि इसके पास जो प्रोटॉन है वो मान लेते हैं कि 20 गो प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है, 20 गो। जब 20 मान रहे हैं तो इसको 2 माना जाए, कैल्शियम हो जाएगा ना, और कैल्शियम के लास्ट में कई गो रहता है, 2 गो रहता है। चलिए तो मान लेते हैं नहीं ये हम लोग का दिया हुआ है और कैल्शियम कक्ष भी 4 गो होता है, तब काम घबरा जाएगा, एक और तब माना जाए, इसको माना जाए। चलिए इसमें मान लेते हैं आर्बिट्ररी इलेक्ट्रॉन है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान से, यहां पर अगर देखें हम लोग तो यहां पे 20 प्रोटॉन है नहीं, और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक जो है इसे पकड़े हुए है, ठीक है। तो अगर हमको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जो ऊर्जा देते हो उसे हम लोग कहते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। क्या कहते हैं उसे, प्रथम आयनन ऊर्जा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे कहते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दोगे उसे कहेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा। क्या कहेंगे उसे, द्वितीय आयनन ऊर्जा। वैसे ही तीसरा निकालना होगा तो तृतीय आयनन ऊर्जा, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग IE1 IE2, ठीक है। अब पहला इलेक्ट्रॉन जब तुम निकालोगे तो उस समय ऊर्जा अगर तुम मान लेते हो कि तुमको 500 जूल लगा था नहीं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में तुमको ऊर्जा ज्यादा लगेगा, मान लेते हैं कितना लगेगा, 1000 जूल। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे लिखा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम। सक्सेसिव मतलब है कि एक परमाणु ले लो, नहीं एक परमाणु में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालो, उसके आयनन ऊर्जा का मान लिख दो, फिर उसी परमाणु में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, उसके आयनन ऊर्जा का मान निकाल दो, फिर उसी परमाणु में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, उसके आयनन ऊर्जा का मान लिख दो, ठीक है। जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं एक परमाणु के लिए तो हम क्या देखते हैं कि प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान उससे ज्यादा होता है, तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग को बताया गया कि देखो IE1 का मान क्या है, सबसे कम, नहीं IE2 का मान क्या है, उससे ज्यादा, और IE3 का मान क्या है, सबसे ज्यादा। बोलो दिक्कत है, कह सकते हैं ना। चलो अब एग्जाम्पल दे दिया है नाइट्रोजन को आपको फील करने के लिए, ये वैल्यूज याद नहीं करने, बस फील करने के लिए आपको लिखा हुआ है। तो देखो अगर किसी नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है और नाइट्रोजन में से अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ऊर्जा कितना देना पड़ेगा, 1402, ध्यान रखना है। और उसी नाइट्रोजन में से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना देना पड़ेगा, लगभग दुगुना हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको इसी नाइट्रोजन में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना देना पड़ेगा,
4577। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना होगा। कहीं क्रम दे दिया कि भाई एक परमाणु है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, तो बताओ इसका क्रम सजा दो, तो क्या होगा? फर्स्ट का सबसे कम, सेकंड का उससे ज्यादा, थर्ड का उससे भी ज्यादा। ठीक है। इस वर्ग के दूसरे तत्वों के केस में भी यही क्रम रहता है, यानी दूसरे तत्व जो इसके आएंगे उनमें भी यही क्रम होगा। यानी फास्फोरस का भी लीजिएगा, नहीं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम, उससे ज्यादा सेकंड वाले का, उससे ज्यादा थर्ड वाले का। ठीक है। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, नहीं इसको 4a और 5a में कंपेयर किया है, तो कंपेयर कर लेते हैं। चलो 4a का एक तत्व ले लो कार्बन, और 5a का तत्व ले लो एक नाइट्रोजन। ठीक है। ये किसका है? 4a। नहीं मुझे याद करते, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। ठीक है। तो 4a का पहला तत्व कौन ले लिए? कार्बन। और 5a का तत्व ले लिए कौन? नाइट्रोजन। इन दोनों में तुलना करना है। ठीक है। तो आप तुलना कर सकते हो। देख लो, यहां पे नाभिक है, 2 कक्ष है, इसके पास भी नाभिक है और 2 कक्ष है। ये ग्रुप 4a का है और ये आपका 5a का है। इन्हीं दोनों में तुलना करना है, आपको ध्यान रखना है। तो 4a और 5a में तुलना कीजिएगा तो देखिए यहां पर आपको 6 प्रोटॉन मिलके 2 कक्ष खींच रहा है, और यहां पर 7 प्रोटॉन मिलके 2 कक्ष खींच रहा है। तो यहां पे आकर्षण बल क्या है? ज्यादा। यहां पर 6 प्रोटॉन मिलके 2 कक्ष को खींच रहा है, यहां पे 7 प्रोटॉन मिलके 2 कक्ष को खींच रहा है। तो यहां पे आकर्षण बल कम है और यहां पे आकर्षण बल ज्यादा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इसके आईपी का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना में दिक्कत है नहीं। तो कोई भी पूछता है कि भाई 4a दिया हुआ है और 5a दिया हुआ है, तो 4a और 5a में किसके आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा? तो 4a और 5 किसका होगा? 5a का। क्यों? क्योंकि 5a केस में नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। नहीं, 5a के तत्वों का आकार भी क्या होता है? छोटा होता है। आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्यों आकार छोटा है? क्योंकि यहाँ 6 प्रोटॉन 2 कक्षक को खींच रहा है और यहाँ पर 7 प्रोटॉन भी 2 कक्ष को ही खींच रहा है। नहीं तो यहाँ पर अगर 7 आदमी मिलकर 2 कक्ष खींच रहे हैं तो यहाँ ज्यादा सिकुड़ा होगा। नहीं तो यहाँ पे आकार छोटा, तो आकार छोटा तो आकर्षण बल ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके आईपी का मान ज्यादा, इसके आईपी का मान कम। एक कारण, पहला कारण ये है। ठीक है। दूसरा कारण, आप नाइट्रोजन का विन्यास लिखो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। आप लास्ट वाला विन्यास लिखोगे तो आपको आएगा 2s2 और 2p3 आएगा। आप कार्बन का विन्यास लिखो लास्ट वाला तो 2s2 2p2 आएगा, यही आएगा। आप ध्यान से देखिएगा तो इसके p में इलेक्ट्रॉन कय गो है? 2 गो, और इसके p में 3 गो। तो ऐसा कुछ पढ़े होंगे शायद। नहीं, आधे भरे हुए कक्षक ज्यादा अस्थायी होते हैं, नहीं और पूरे भरे हुए कक्षक भी अस्थायी होते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर p में 3 है तो ये क्या है? आधा भरा हुआ है, तो ये ज्यादा अस्थायी है। और ये क्या है? कम अस्थायी। तो जो अस्थायी होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है। देना पड़ता है? नहीं। तो नाइट्रोजन ज्यादा अस्थायी है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। तो कोई कंपेयर करे कि कार्बन नाइट्रोजन में किसके आईपी का मान ज्यादा होगा, तो क्या कहेंगे? नाइट्रोजन के आईपी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक तो छोटा है और दूसरा नाइट्रोजन के पास अस्थायी कक्षक हैं। नहीं, वो आधा भरा हुआ है। जो लोग अस्थायी होते हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना नहीं चाहते हैं। तो वैसे परमाणुओं केस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसीलिए नाइट्रोजन के आईपी का मान या ग्रुप 4a के आईपी का मान, सॉरी ग्रुप 5a के आईपी का मान ज्यादा होता है। किससे? ग्रुप 4a से। ये सब बुझा रहा है? अब पी ब्लॉक हम क्यों ऐसा होता है? पी ब्लॉक जो है ना एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें दिक्कत यही सब है, क्योंकि ये पूरा 11th का है। बस में पूरा 11th का ही टॉपिक खींचता है। ठीक है? हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, सब 11th का ही टॉपिक आ जाता है। अब इसीलिए परेशानी होता है। नहीं, अब जो गधा 11th सफा नहीं पढ़ा है, मैक्सिमम लोगों की संख्या है, नहीं जो 11th नहीं पढ़ रहते हैं, तो 11th नहीं पढ़ रहते हैं डायरेक्ट 12 में कूद गए हैं। बस में रहा, उनके लिए अब पी ब्लॉक समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अब कितना पॉइंट लिखिएगा? अब हम जितनी बात समझा रहे हैं उतनी बात लिख थोड़े रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। अब वही 11th में आएगा ना तो यही सब बात एकदम लाइन बाय लाइन पूरा लिखा जाता है एक एक बात को। नहीं तो बहुत डिफरेंस जाता है। अब जिनका 11th कुछ थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं उनको समझ में सब आता है, और जो नहीं पढ़े हैं उनको बहुत ज्यादा समझ में आता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो लिखा हुआ है देखो, 5a के तत्वों का विन्यास क्या होता है? अस्थायी होता है। नहीं, और क्या लिखा हुआ है? 5a के तत्वों का आकार क्या होता है?
छोटा होता है। इसी कारण से क्या होता है, 5a के आईपी का मान ज्यादा होता है और 6a के आईपी 4a के आईपी का मान कम होता है। इतना में दिक्कत है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, तो ये हम लोग को बताया गया। एक है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ध्यान रखना है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो पीरियड की बात करते हैं नहीं, तो बोल रहा है कि ग्रुप 4a से 5a में अगर जाइएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होता है, इंक्रीज करता है। सर जी सामने से हट जाइए, बैठ जाइए आप, उधर डिस्टर्ब मत कीजिए हमको, अनवांटेड। देखा जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4a और यहाँ पर 5a। तो आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होता है, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, नहीं हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ये होता है आबंधित इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। आबंधित इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, ध्यान रखना है, ठीक है। आबंधित इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखे थे कि यहां पर कौन है, 4a और यहां पर क्या है, 5a। तो इसके पास अभी आप देखे थे कार्बन और नाइट्रोजन को आप देखे थे, तो इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं, 7, और इसके पास कितने, 6। तो अगर दोनों कंपेयर करोगे तो यहां पर आप ध्यान में पाओगे कि यहां पर 7 प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहां पर कितने, 6 प्रोटॉन मिलकर खींच रहे हैं। बस मेरा है, तो 7 प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। 6 प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन का ज्यादा होगा और कार्बन का कम होगा। ध्यान रहेगी ये बात, नहीं तो वही हम लोग को लिखा हुआ है कि बाएं से दाएं तो इलेक्ट्रॉनिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि 5a के तत्वों के परमाणु आकार 4a के तत्वों से क्या होता है, छोटा होता है। ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, तो छोटे परमाणु की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तथा 5a के तत्वों को नोबल गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कम इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है 6a के तत्वों के सापेक्ष में। नहीं, जैसे नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कई इलेक्ट्रॉन, 5, और कार्बन के पास 4। नहीं, अब नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए और कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 को चाहिए, ठीक है। इसको अस्थायी होने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा ही बताओ, इसको अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नहीं, तो जल्दी अस्थायी पहले 5 वाला होगा कि 4 वाला, 5 वाला जल्दी अस्थायी हो जाएगा। नहीं, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इससे ज्यादा समय इसको लगेगा। बात समझ आ रहा है ना, यानी इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। मेरी बात समझ आ रही है। ये जो परमाणु होते हैं ये हम लोग की तरह नहीं है कि मंजिल के नजदीक पहुंच गए, अच्छा अब तो मंजिल आ गया है, नहीं तो एलसी आ गए, बस में आ रहा है, ठीक है। आप देखते हो पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। नहीं, क्यों, क्योंकि उसको बाहरी कक्ष में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 7। तो उसको अस्थायी होने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो वो फटाक से ग्रहण कर लेता है। नहीं, तुरंत ग्रहण करेगा, वो लेट नहीं करेगा, बस में रहा है, क्योंकि उसको स्टेबल होना है। दूसरे आइटम अभी आएंगे उसका इंतजार नहीं करेगा, उसको सोचेगा हम ले पहले स्टेबल हो जाए। नहीं, दूसरा कोई लेगा कि नहीं लेगा उसका कोई ठेका नहीं लिया है, बस में रहा है। तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। वैसे ही ऑक्सीजन, अब आ जाओ, उसको कितना चाहिए, 2 गो। नहीं, तो वो फ्लोरीन के बाद बारी किसका आता है, ऑक्सीजन का। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है। उसको अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन फटाक ले लेगा। नहीं, किसी को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो वो उससे थोड़ा सा कम होगा, फ्लोरीन से कम। किसी को 3 चाहिए तो वो उससे कम हो जाएगा, किसी को 4 चाहिए तो उससे भी कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में हम लोग को बताया गया। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे हम आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होगा, घटेगा। नहीं, क्योंकि सोचो एक छोटा परमाणु है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, नहीं, और एक बहुत बड़ा परमाणु है, इतना बड़ा परमाणु है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, तो ये छोटा परमाणु इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा कि ये बड़का परमाणु इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, छोटा परमाणु जल्दी खींचेगा, क्योंकि इसका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो छोटे परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता
ज़्यादा होती है, बड़े परमाणु की विद्युत नत्मकता कम होती है। तो अगर 5a में ऊपर से नीचे आइएगा तो विद्युत नत्मकता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। काहे? कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। बोलिए दिक्कत है? चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब रुकिए, भागिएगा मत। एक आदमी आए हुए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, 5 मिनट सुन लीजिएगा, ठीक है? कोई आए हुए हैं।